हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो तो कई बार देखना। निदा फाजली की इन पंक्तियों से मेरे जहन में उस विदूषक यानी कि एक जोकर, एक मस्खरा, जो कह लीजिए, उसकी छवि उभर आई, जो कई किरदारों का मोहताज था। तो सोचा आज आपको उसी अंग्रेजी विदूषक का किस्सा सुनाता हूं, जो अपने देश से बहुत दूर किसी दूसरे देश में खुशियां तो बांट रहा था, लेकिन क्या वो खुद खुश था? एक दिन जब मैं सर्कस के भीतरी भाग से होकर निकल रहा था, मेरी नज़र एक विदूषक के खुले हुए कमरे की ओर पड़ी। मैं जिज्ञासावश उसे अच्छी तरह से देखने के लिए रुक गया। एक लंबा कोट, नृत्य के समय पहनने वाला टोप और दस्ताने पहने तथा कांख में एक पतला सा बेंत दबाए, वो शीशे के सामने खड़ा था। अपने कुशल एवं अभ्यस्त हाथों में बड़ी अनोखी अदा से अपना टोप उठाए हुए वो शीशे में पड़ते हुए अपने प्रतिबिंब के सामने झुकता हुआ उसे खरोंच रहा था। शीशे में मेरे आश्चर्यचकित चेहरे का प्रतिबिंब देख वो जल्दी से मेरी ओर मुड़ा और शीशे में अपने चेहरे की ओर उंगली करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं हाँ। फिर वो एक तरफ हट गया। शीशे में पड़ता हुआ उसका प्रतिबिंब भी गायब हो गया। उसने धीरे से हवा में हाथ हिलाया और एक नए स्वर में कहा, मैं अब नहीं हूं, समझे? मैं उसकी इस पहेली को समझने में असमर्थ रहा और परेशान होकर चल दिया। मुझे अपने पीछे उसकी धीमी हंसी सुनाई दी, परंतु उसी क्षण से उस विदूषक के विषय में मेरे मन में एक विचित्र और व्याकुल कर देने वाली जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वो ढलती उम्र और काली आंखों वाला एक अंग्रेज था। सर्कस के बीच खड़ा होकर वो अत्यंत कुशलता से दर्शकों का मनोरंजन करता था। उसके चिकने छोटे चेहरे से चालाकी और विशिष्टता के भाव झलकते, परंतु उसकी गूंजती हुई आवाज में मजाक उड़ाने की ध्वनि भरी रहती, जो उस समय मेरे कानों को बड़ी कर्कश लगती। वो तब भी लगती जब वो बड़े उदबिलाव की तरह सर्कस के मंच पर खड़ा हो रूसी शब्दों का टूटा फूटा उच्चारण करता। सर्कस के बीच में होने वाले क्षणिक अवकाश में मैं उसके कमरे के छोटे से दरवाजे के आसपास मंडराता रहता और उसे अपने चेहरे पर सफेदी पोतते और उस पर काले रंग और लाल रंग की रेखाएं बनाता देखता रहता। उसका प्रत्येक कार्य हमेशा सदैव अपने आप से बातें करना और सीटी बजाना होता। वो हमेशा ही एक गाना गुनगुनाया करता था। मैंने उसे शराब खाने में छोटे छोटे घूंट लेकर वोडका पीते हुए भी देखा। उसने टूटी फूटी रूसी भाषा में नौकर से पूछा, क्या समय है? 12 बजने में 10 मिनट हैं। ओह, कितना समय हो गया, परंतु इतना ज्यादा भी तो नहीं। और उसने अपनी रूसी भाषा में गिनना शुरू कर दिया। ओदिन, दुआ, तिरी, चेतरी, चेरितिरो। सबसे आसान है। उसने शराब खाने के काउंटर पर एक चांदी का सिक्का फेंका और गुनगुनाता हुआ सड़क पर निकल गया। चिरी, चेतरी, चिरतिरी, चिरी, चेतरी, तिरी। वो हमेशा अकेला घूमता था। मैं सदैव जासूस की तरह उसके पीछे लगा रहता। मुझको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति का जीवन बड़ा रहस्यपूर्ण और अद्भुत है। प्रत्येक वस्तु के प्रति उसका दृष्टिकोण मेरे अपने दृष्टिकोण से पूर्णतः भिन्न है।
अनेक बार मैंने कल्पना की कि मानो मैं इंग्लैंड में हूं, जहां मुझे कोई नहीं समझता, जहां की प्रत्येक वस्तु मेरे लिए भयंकर रूप से विदेशी है, जहां के भयंकर अपरिचित कोलाहल से मेरे कान बहरे हो रहे हैं। क्या ऐसे स्थान पर मैं अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट लिए केवल स्वयं को ही अपना मित्र बनाए उसकी तरह मस्त होकर रह सकता हूं, जिस तरह यह साहसी रौबीला व्यक्ति यहां रहता है? मुझे अनेक ऐसी घटनाओं का पता चला जिनमें इस अंग्रेज ने एक दुस्साहसी व्यक्ति का पार्ट अदा किया था। मैं उसके चरित्र में संपूर्ण गुणों का अनुमान कर उसका कट्टर प्रशंसक बन गया था। उसे देखकर मुझे चार्ल्स डिकन्स के उन पात्रों की याद आती जो बुराई और भलाई दोनों ही अवसरों पर दुस्साहसी बने रहते। एक बार दिन के समय जब मैं ओका नदी के पुल से परे होकर जा रहा था, मैंने उसे नावों पर बने पुल के किनारे बैठे मछली पकड़ते देखा। मैं रुक गया और बहुत देर तक उसे मछली पकड़ते हुए देखता रहा। हर बार जब उसके कांटे में कोई मछली फंस जाती तो वो उसे बाहर निकालकर अपने मुंह के पास लाता और सीटी बजाता हुआ उसके मुंह में कुछ कहता। इसके बाद बड़ी होशियारी से वो उस कांटे के उसके मुंह से छुड़ाता और फिर पानी में फेंक देता। हर बार जब वो अपने कांटे में केचुआ लगाता तो उससे कुछ कहता, और अगर पुल से नीचे होकर कोई नाव उसके पास से गुजरती तो वो बिना गोट वाली छोटी टोपी उतारकर नाव पर बैठे अपरिचित व्यक्तियों को सलाम करता, और अगर कोई इसका जवाब देता तो वो उनकी ओर भयंकर चेहरा बनाता और भौहें ऊपर चढ़ा लेता। साधारणतः वो अपना मनोरंजन करना जानता था और ऐसा करने में उसे बड़ी खुशी होती थी। दूसरी बार मैंने उसे पहाड़ी पर कल्पना के चर्च के छोटे से बाग में बैठे देखा। वहां से नीचे जुड़े हुए मेलों को वो देख रहा था। मेले का दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा था मानो वोल्गा और ओका नदी के बीच कोई मनुष्यों की भीड़ का खूंटा ठोक रहा हो। वो अपने पतले और लचीले बेंत को हाथ में पकड़े उस पर इस तरह अंगुलियां फेर रहा था मानो वो एक बांसुरी हो। साथ ही धीरे धीरे सीटी बजाता हुआ कुछ गाता जा रहा था। उस मेले और वोल्गा नदी से उठता हुआ उसके लिए सर्वथा परिचित कोलाहल, उनके शब्द हवा में लहरा रहे थे। स्टीमर, बजरे और नावें उस गंदे पानी और उस पड़े हुए पेट्रोल के रंगीन धब्बों पर मुश्किल से रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। सीटियों और लोहों के आपस में टकराने की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। किसी की ताकतवर हथेलियां पानी को काट रही थीं और धुंधला सूरज, जिसकी किरणें मानो तलवार से काट दी गई हों, गंजा सा उस धुएं भरे आकाश में चुपचाप लटक रहा था। अपने बेंत से एक वृक्ष के तने पर ताल सहित ठक ठक करते हुए उस विदूषक ने इतने धीरे से गाना शुरू किया मानो प्रार्थना कर रहा हो। एक संध्या, घास के मैदान, सुंदर। उसकी मुद्रा विचारपूर्ण और गंभीर थी। भौहों में गांठें पड़ी हुई थी। उसके गीत के अद्भुत स्वरों ने मेरे मन में एक भय उत्पन्न कर दिया। मैं सुरक्षित रूप से मेले से घर जाना चाहता था। अचानक एक खजैला कुत्ता कहीं से आ गया। वो विदूषक के बगल में से निकलकर 2 कदम की दूरी में घास पर बैठ गया और एक लंबी जम्हाई ले उसकी ओर मुड़कर देखने लगा।
विदूषक ने सीधे खड़े होकर अपने बेंत का बंदूक की तरह उसे कंधे पर रखकर कुत्ते की तरफ निशाना साध दिया। कुत्ता धीरे से घुर्राया। विदूषक ने बिल्कुल कुत्ते की सी आवाज में जवाब दिया। कुत्ता खड़ा हो गया और गुस्से से पीछे को हटा। विदूषक ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे पेड़ के नीचे खड़ा देख प्रसन्नता से मेरी ओर देखकर आंख मारी। हमेशा की तरह वो शानदार भड़कीली छैल सी पोशाकें पहने हुए था, लंबा भूरा कोट और उसी के रंग की पतलून। उसके सिर पर ओपेरा हैट और पैरों में सुंदर जूते थे। मैंने सोचा कि केवल एक विदूषक ही इस प्रकार के बड़े आदमियों की सी शानदार पोशाक पहनकर जनता में एक गवार सा व्यवहार कर सकता है। और साधारण रूप से मुझे यह लगा कि यह आदमी, जो यहाँ पूर्ण रूप से अपरिचित है तथा यहाँ इसकी कोई बोली भी नहीं समझता, इस शहर और मेले के कोलाहल में अपने आप को इतना आजाद केवल इसी कारण समझ रहा है क्योंकि वो एक विदूषक है। वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के समान फुटपाथ पर चल रहा था। चलते समय वो किसी भी दूसरे आदमी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता था, केवल औरतों के लिए एक तरफ हटकर रास्ता छोड़ देता था। मैंने देखा कि उस झुंड में जब भी कोई व्यक्ति उसके कंधे अथवा कोहनी से रगड़ता हुआ निकलता तो वो खामोशी से नाक भौं चढ़ाकर अपने दस्ताने वाले हाथ से उस स्थान को झाड़ देता जहां उस अजनबी ने उसे स्पर्श किया था। गंभीर प्रकृति वाले रूसी तथा अन्य व्यक्ति उसकी इस बात की तरफ कोई विशेष ध्यान दिए बिना उससे टकरा जाते, और जब वे जल्दी चलते हुए बिल्कुल एक दूसरे के सामने पहुंच जाते तब एक दूसरे से बिना माफ़ी मांगे और ना ही नम्रतापूर्ण अपनी टोपी या हैट उतारकर एक दूसरे के सामने झुकते। इन गंभीर प्रकृति वाले व्यक्तियों के इस प्रकार चलने में कुछ अज्ञात भयाक्रांत सी भावना भरी हुई थी। कोई भी व्यक्ति ये जान सकता था कि लोग बड़े जल्दी में हैं और इन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे रुककर दूसरों के लिए रास्ता छोड़ सकें। परंतु वो विदूषक मदमस्त एवं असावधान व्यक्ति के समान इस प्रकार से अकड़कर चल रहा था जैसे युद्ध क्षेत्र में काला पहाड़ी कौवा अकड़ के चलता है। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अपनी नम्रता से रास्ते में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लज्जित करके ये दिखाना चाहता है कि उसे उनकी कोई चिंता नहीं। उसने देखा कि ये आदमी बड़े अक्खड़ हैं, एक दूसरे की बगल से निकलते हुए द्वेषपूर्ण शपथें खाते हैं। उसने केवल इन बातों को देखा अथवा समझा ही नहीं, बल्कि वो स्वयं मनुष्यों की उस धारा में मिलकर फुटपाथ के ऊपर इस प्रकार चलने लगा मानो वो किसी भी चीज को न देख रहा हो। और ये देखकर मैंने गुस्से में भरकर सोचा कि यह आदमी अभिनय कर रहा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं। परंतु उस समय मैंने अपने आप को बुरी तरह अपमानित महसूस किया जब मैंने एक बार उस व्यक्ति को एक शराबी की मदद करते देखा, जिसे एक घोड़े ने ठोकर मारकर गिरा दिया था। इसने उस शराबी को उठाकर खड़ा कर दिया और उसके तुरंत बाद ही अपने पीले दस्ताने उतारकर कीचड़ में फेंक दिए। एक बार सर्कस का एक विशेष कार्यक्रम आधी रात के बाद समाप्त हुआ। अगस्त समाप्त हो रहा था। काले शून्याकाश से कांच के चूरे जैसा पानी उस मेले के उदास और नीरस तंबुओं की कतारों पर पड़ रहा था। सड़क से घिसे पत्थरों पर चलने वाली किराए की गाड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। गैलरी में खड़े होकर सर्कस देखने वालों की भीड़ चिल्लाती हुई बगल के दरवाजों में से बाहर निकल रही थी। विदूषक बालों वाला एक लंबा कोट और उसी रंग की टोपी पहने तथा कांख में अपना पतला बेंत दबाए बाहर सड़क पर निकला। ऊपर के अंधकार पर निगाह डाल उसने जेबों से हाथ बाहर निकाले
कोट का कॉलर ऊपर चढ़ाया और हमेशा की तरह निश्चिंत होकर धीरे धीरे चौक पार करने के लिए कदम बढ़ाए। मुझे मालूम था कि वो सर्कस के पास ही एक होटल में रहता है, परंतु इस समय वो अपने निवास स्थान से दूसरी तरफ जा रहा था। उसके पीछे चलते हुए मुझे उसकी सीटी की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सड़क के पत्थरों के बीच बने हुए गड्ढों में जो पानी से भरे हुए थे, बत्तियों का प्रतिबिंब उनमें डूब रहा था। काले घोड़े हमारे बराबर आ गए। गाड़ी के पहियों के टायरों के नीचे पानी उछल रहा था। सराय की खिड़कियों के संगीत से अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही थी। अंधकार में औरतें चीख रही थी। मेले की कामुकता से परिपूर्ण रात्रि प्रारंभ हो रही थी। फुटपाथ पर नवयुवतियां बत्तखों की तरह तैरती हुई जा रही थी और अपने साथ के आदमियों से बातें कर रही थी। वर्षा के कारण उनकी आवाज में भारीपन और कर्कशपन आ गया था। उनमें से एक ने उस विदूषक को बुलाया। उसकी आवाज पादरी के समान धीमी थी। उसने उसे अपने साथ आने के लिए निमंत्रण दिया। वो एक कदम पीछे हटा और अपनी कांख में से बेत निकाला और उसे तलवार की तरह पकड़ चुपचाप उस औरत के चेहरे की ओर तान दिया। औरत ने गालियां दी और उछलकर एक तरफ हट गई। वो मस्ती से धीमे धीमे पग रखता हुआ एक मोड़ पर मुड़ा और एक सड़क पर चलने लगा जो सितार के तार की तरह बिल्कुल सीधी थी। कहीं दूर हम लोगों से बहुत आगे कुछ आदमी हंस रहे थे। ईंटों के फुटपाथ पर पैरों से घिसटकर चलने की आवाज आ रही थी और अचानक किसी औरत की दर्द भरी चीख गूंज उठी। लगभग 20 कदम आगे मैंने बत्ती के धुंधले प्रकाश में देखा कि मेले के 3 चौकीदार फुटपाथ पर शोर मचाते हुए एक औरत से अपना मनोरंजन कर रहे थे और बारी बारी से उसका आलिंगन कर तथा नोच खसोट कर उसे दूसरे को दे देते हैं। वो औरत एक छोटे कुत्ते की तरह बुरी तरह चीख रही थी। वो लड़खड़ाती और मजबूत हाथों द्वारा आगे धकेली जाने पर इधर उधर हिलती हुई उनके उस चक्कर में घूम रही थी। सारा फुटपाथ इस व्याभिचारिणी स्त्री और उन कामुक पुरुषों की इस खींचतान से भर गया था जिससे वहां निकलने की कोई भी जगह नहीं रही थी। जैसे ही वो विदूषक उनके पास पहुंचा, उसने कांख से पुनः अपना बेंत निकाला और उन चौकीदारों के चेहरे की ओर इशारा करते हुए उसे तलवार की तरह घुमाने लगा। वे लोग घुर्राते हुए ईंटों पर पैर पटकने लगे, परंतु उन्होंने उसके जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। फिर उनमें से एक उसके पैरों पर झपटा और जोर से चिल्लाया, इसे पकड़ लो। विदूषक गिर पड़ा और वो औरत जिसके बाल अस्त व्यस्त हो रहे थे उसकी बगल में से होती हुई जान बचाकर भागी। भागते हुए उसने अपना पेटीकोट ठीक किया और कर्कश आवाज में गालियां देने लगी। उसे बांध लो, उसे बांध लो, एक आवाज ने भयंकर स्वर में आज्ञा दी। हाँ, तो तुम बेंत का इस्तेमाल करोगे? क्यों करोगे? विदूषक किसी विदेशी भाषा में बुरी तरह से चीखता हुआ लोगों से कुछ कहने लगा। वो मुंह के बल फुटपाथ पर पड़ा हुआ पैरों की एड़ियों से उस आदमी के पीठ पर चोट मार रहा था जो उसकी बगल में बैठ उसके हाथ को पीछे की ओर मरोड़ रहा था। ओहो शैतान के बच्चे, इसे ऊपर उठाओ और ले जाओ। मेहराब को उठाए हुए ढले लोहे के खंबे का सहारा लिए मैंने 3 मूर्तियों को अंधकार में एक दूसरे से सटे जाते हुए देखा। वे सड़क पर दूर चली जा रही थी। वे धीरे धीरे और लड़खड़ाती हुई चल रही थी, जैसी हवा इन्हें आगे धकेले लिए जा रही हो। उस चौकीदार ने, जो कि पीछे रह गया था, माचिस जलाई और पंजों के बल बैठकर वहां कुछ ढूंढने लगा। आहिस्ता चलो। जब मैं उसके पास आया उसने कहा, मेरी सीटी पर पैर मत रख देना, वो यहीं कहीं गिर गई है। वो कौन है जिसे वो ले गए? मैंने पूछा। ओह, कोई खास आदमी नहीं।
उसने क्या किया था? अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वो लोग उसे क्यों ले जाते? मुझे कुछ बेचैनी सी अनुभव हुई, कुछ चोट सी लगी, परंतु मैंने सोचा और मुझे एक विजयी सा संतोष हुआ। अच्छा, ये बात है। 1 सप्ताह के बाद मैंने उस विदूषक को फिर देखा। वो एक वनबिलाव की भांति मंच पर अजीब ढंग से लुढ़क रहा था तथा उछल कूद मचा रहा था, परंतु मुझे ऐसा लगा कि वो अपना पाठ पहले की तरह कुशलता पूर्वक अदा नहीं कर रहा है। वो पहले की तरह जनता का मनोरंजन करने में असमर्थ था। और जब मैंने ये देखा तो अपने को किसी न किसी रूप में इसके लिए अपराधी अनुभव किया। कैसी लगी ये कहानी आपको? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सहयोगी इसी तरह आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहेगा। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोगी को आगे ले जाने के लिए आप हमें बाय मी अ कॉफी और पेट्रियन पर अपना समर्थन दे सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ।